अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ मुझे मांगने की अदा न दे पार्ट 4। तुम्हें पता है मम्मा पापा बाकायदा मुझे मंगनी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है उन पर। अपने बेड पर नीम दराज वो फ़ोन पर अहमर से बात कर रही थी। मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि उन्हें तुम्हें फ़ोर्स करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। उसकी आवाज़ में उलझन जागी थी। अहमर, देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए फ़ैसला करने के लिए। अभी भी हुरैन? उसके अंदाज में दुख और थकन का अजीब सा इम्तिजाज था। हमें बात करते हुए अभी सिर्फ चंद महीने हुए हैं। वो उसकी आवाज़ से छलकते जज्बात की वजूहात समझने से कासिर थी। बात करते हुए चंद महीने हुए हैं, मोहब्बत तो मैं तुम्हें कई सालों से कर रहा हूँ। मैं सालों का नहीं, मज़ीद चंद महीनों का इंतज़ार करने का कह रही हूँ तुम्हें। मैं सालों का इंतज़ार भी कर लूँगा अगर ये यकीन दहानी कर दो कि इन सालों के बाद तुम्हारा जवाब हाँ में ही होगा। मोहब्बत के दावेदार तुम हो और तकाजे निभाने की तौका मुझसे कर रहे हो। मतलब मैं किसी यकीन की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं थमा सकती। मुझे खुद अपना आप किसी कटी पतंग की तरह महसूस होता है। तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ भी नहीं चाह रही तुमसे। अगर इंतज़ार करना चाहते हो तो चंद महीने कर लो, नहीं करना चाहते तो ना करो। तुम्हें खुद भी पता होगा कि ना करने का ऑप्शन मेरे पास मौजूद ही नहीं। अहमर प्लीज़, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, मगर अपनी मोहब्बत किसी बेड़ी की तरह मेरे पाँव में डालने की कोशिश मत करना। ना ही अपने जज्बात और एहसासात किसी बोझ की तरह मेरे कंधों पर लादना। मुझे हल्का फुल्का और आज़ाद होकर फैसला करने दो। यही हम दोनों के हक में बेहतर होगा। मैं शऊरी तौर पर ऐसा कभी नहीं करूँगी, और अगर गैर शऊरी तौर पर मैंने ऐसा कुछ किया तो तुम मुझे एहसास दिला देना। अहमर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहूँगी। अगर मैंने कोई फ़ैसला किया जिससे तुम्हें लगे कि तुम हर्ट हुए हो उस वक्त, तो वो वक्ती हर्ट तुम्हें किसी मुस्तकिल हर्ट से बचाने के लिए होगा। मुझे मुस्तकिल हर्ट होने पर भी एतराज़ नहीं है अगर वो हर्ट तुम्हारी तरफ से हो। वो हंसा था। लेकिन खैर, फैसले का इख्तियार अभी तुम्हारे पास है। एक दोस्त के तौर पर यकीन रखना मुझ पर। मैं जो फैसला करूंगी वो हम दोनों के लिए बेहतरी के लिए होगा। फोन बंद करने के बाद वो कितनी देर तक मुर्दा स्क्रीन को घूरती रही थी। अब आगे दूसरा लेटर। हुरैन अली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है? वो दुनिया जिसके हम सब कभी बासी हुआ करते थे। मुझे यूँ लगता है कि उस दुनिया में हम दोनों के दरमियान कोई गहरा ताल्लुक था। हमने कई सदियां साथ बिताई है, कई ज़माने हमने इकट्ठे देखे हैं। फिर अचानक कोई नया मार्का सर करने की ख्वाहिश तुम्हारे अंदर मचल उठी और तुम इस महदूद मादी दुनिया में कदम रखने के लिए पर तोलने लगी, जबकि मैं उसी लामहदूद दुनिया में रहना चाहता था। मैं अभी उसी दुनिया के सरबस्ता जहां खोजना चाहता था, लेकिन मेरी हिचकिचाहट, मेरी नाआमादगी को खातिर में लाए बगैर तुम इस दुनिया में उतर आई, अकेली, मुझे वहीं छोड़ के। मैं जो सदियों तुम्हारी संगत में रहा था, तुम्हारे बिन मेरी हर ख्वाहिश मानी होने लगी, सो मैं भी तुम्हारे पीछे इस दुनिया में चला आया। ये दुनिया जहाँ आने के लिए मैं तैयार नहीं था, जहाँ की शायद मुझे समझ भी नहीं थी, और जहाँ मैं अभी तक खुद को अजनबी महसूस करता हूँ। लेकिन तुम हर लिहाज से यहाँ रच बस गई, यूँ जैसे तुम हो ही यहीं की, कोई और दुनिया थी ही नहीं जहाँ से तुम आई हो। कोई और था ही नहीं जिसके साथ तुमने ज़माने बिताए हैं। और मैं जो था ही तुम्हारी तलाश में। मैंने पहली नज़र में तुम्हें पहचान लिया, और फिर इस दुनिया में तुम मेरी हर सोच, हर तमन्ना, हर तलब का महवर बन गई। अब आगे। बाकी तो ये कोर्स हर लिहाज से बेहतरीन था, मगर एक निहायत अहम चीज़ मुझे इस सब में मिसिंग लगी। एक सेशन इख्तिताम पजीर हुआ था और वो इस वक्त लोगों से फीडबैक ले रही थी जब क्लास में मौजूद एक लड़की ने नुक्ता उठाया। वो क्या? उसने दिलचस्पी से पूछा। मैडम, मैं तौका कर रहा था कि कम्युनिकेशन की क्लास में बहस व मुबाहसे की भी प्रैक्टिस होगी। हमें कुछ टिप्स बताई जाएगी कि बहस कैसे जीती जाती है, मुकाबिल से अपनी बात कैसे मनवाई जा सकती है, मगर आप लोगों ने तो उस मौजू को टच भी नहीं किया, हालांकि इतना अहम मौजू है।
इसके अंदाज में शदीद मायूसी थी। तकरीबन 1 साल पहले तक ये मौजू हमारे प्रोग्राम का निहायत अहम हिस्सा हुआ करता था, लेकिन काफ़ी सोच के बाद हमने उसे निकाल दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्यों? सादा सी वजह है, इंसान अक्सर बहस जीतने के चक्कर में ताल्लुक हार देता है, हालांकि ताल्लुक ज़्यादा अहम होता है। ठीक है, कुछ जगहों पर होता है अहम ताल्लुक भी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर बहस जीतना और दूसरे को कायल करना सबसे ज़रूरी होता है। ताल्लुक हर जगह सबसे अहम होता है। हो सकता है कि कभी कहीं आप अपनी बहस करने के बरतर सलाहियत की वजह से कोई फ़ायदा हासिल भी कर ले, लेकिन ऐसा चंद एक बार से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर ताल्लुक होगा वहाँ हर दफ़ा आपको कोई ना कोई फ़ायदा लाजमी हासिल होगा। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो कायल नहीं हुआ। कोई भी इंसान चाहे वो कितना मर्जी बेवकूफ़ हो, उसके अंदर ये सलाहियत होती ही है कि वो सामने वाले की नीयत के बारे में अंदाज़ा लगा सके। पहली नहीं तो दूसरी बार, दूसरी नहीं तो तीसरी बार तो उसे अंदाज़ा हो ही जाता है कि सामने वाला अपनी किसी बरतर सलाहियत के बलबूते पर अपना कोई मकसद हासिल करने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। बाज़ औक़ात लोग ये एहसास होते ही आपके मुकाबिल खड़े होकर आपको चैलेंज करने लगते हैं, जिससे बहुत सारे तनाज़ात जन्म लेते हैं, और इन तनाज़ात की मौजूदगी में आपका अपना कोई भी मकसद हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि या तो हालात इस तरह के होते हैं या सामने वाले आपको चैलेंज करने की हिम्मत और सलाहियत नहीं होती, सो वो आपकी तरफ से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाता है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार इंसान ख़तरनाक होता है, क्योंकि अक्सर मनफी जज्बात व रवैये अदम तहफ़्फ़ुज़ की पैदावार होते हैं, और ये मनफी जज्बे और रवैये सबके लिए नुकसानदा होते हैं। उनकी मौजूदगी में भी आप अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। उसने एक और कोशिश की, मगर उस लड़के के चेहरे के तासुरात बरकरार थे। इंसान ज़हीन मखलूक है, उस पर खुलूस और सच्चाई के अलावा कोई भी ट्रक ज़्यादा देर तक काम नहीं करती। वो फराटे से अंग्रेज़ी बोलने वाले उस पर एतमाद से लड़के के चेहरे पर देखकर बता सकती थी कि वो कायल नहीं होगा, चाहे वो कोई भी दलील उसके सामने पेश कर ले। उसे हंसी आई। ऐसा होता है, ऐसा हम सबके साथ होता है। कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पर हम यकीन कर लेते हैं और फिर हम सोच समझकर सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। सामने वाला उसके खिलाफ जितना मर्जी समझाए, जो मर्जी दलीलें दे, उनका हम पर कोई असर नहीं होता। वो सब दलीलें हमारी अक्ल समझ की बंद खिड़कियों से टकरा कर वापस हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक गेंद दीवार से टकरा कर लौट आती है। न दीवार का कुछ बिगड़ता है, न दीवार की दूसरी तरफ की फिजा में कोई फर्क पड़ता है। अब तीसरा लेटर। तुम अजीब तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हो। अगर कोई बज़ाहिर मेरे रोज और शब देखे तो उसे तुम कहीं नजर नहीं आओगी, लेकिन अगर कोई मेरे अंदर की दुनिया में झांके तो उसे तुम्हारे अलावा कोई नजर नहीं आएगा। दुनिया के लिए तुम हकीकत हो, मेरे लिए तुम एक तस्वुर हो, एक ख्याल जो मेरे अपने जहन की पैदावार है। उसमें कुछ रंग तुम्हारी असल शख्सियत के भी होंगे, मगर ज़्यादातर मेरे जहन की फनकारी है। कभी आओ मेरी ज़िंदगी में और देखो, जो तस्वुर मैंने तराशा है तुम्हारा, उसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। तुम्हारे लिए ये मवाज़नात तक यकीनन दिलचस्प होगा। वो ख़त अब उसके लिए फ़कत कागज़ के टुकड़े नहीं थे, वो किसी अजीब सी दुनिया के दरवाजे थे। वो एक एक ख़त को कई बार पढ़ चुकी थी, और हर बार पढ़ने पर वो नया महसूस करती, कुछ नए मानी आश्कार होते। वो शख्स कोई जादूगर था, उसने अपने लफ्ज़ों के सहर से कोई जादुई दुनिया तख्लीक की थी, और वो दुनिया किसी गैर मावराई ताकत के साथ उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो उस खिंचाव के सामने किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। उस वक्त रात के 10:30 हो रहे थे और वो बहुत सारे कागज़ों के दरमियान अपने बेड पर बैठी थी। वो कागज़ जो किसी अनजानी दुनिया के दरवाजे थे। उसके एक हाथ में एक चिट थी जिस पर सामिया का नंबर दर्ज था, जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल था। पिछले 1.5 घंटे से वो एक तज़बज़ब की कैफियत में मुब्तला थी। वो फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। उसके पाँव की जंजीरें बन रहा था। क्या था वो? अहमर की मोहब्बत?
या उसका अपना गुरूर, या कुछ और, वो समझने से कासिर थी। एक अरसे से वो अपने साथ ही जंग की कैफियत में थी। एक तरफ उस शख्स के लफ्ज़ों से बनी दुनिया थी, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी हकीकी दुनिया। उसे अपनी दुनिया अजीज थी, मगर उस शख्स की दुनिया में भी कुछ कम कशिश न थी। वो उन दोनों दुनियाओं के दरमियान कहीं मौलिक सी हो गई थी। वो अपनी दुनिया में भी पूरी की पूरी नहीं थी और उसकी दुनिया की भी उसने झलक से ज़्यादा नहीं देखी थी। वो उस मौलिक सी कैफियत से तंग आ गई थी, सो आज वो आर या पार हो जाना चाहती थी। एक बार फिर उसने इस 11 हिंदसों पर मुश्तमिल नंबर पर नज़र दौड़ाई। वो उसे हिफ्स हो चुका था। कितनी बार वो अधूरा नंबर मिलाकर बंद कर चुकी थी। इतनी उलझ क्यों रही हूँ मैं? क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? यही तो नहीं पता था कि क्या हो जाएगा। यही तो उलझन थी कि ये कॉल इसकी ज़िंदगी को कौन से नए ढब में ढालेगी। बस हो जाए जो होना है। बिला आखिर उसने पूरा नंबर डायल कर लिया। बेल जा रही थी। हर बेल के साथ वो अपने दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ते हुए महसूस कर रही थी। क्या हो गया है मुझे? उसे अपनी कैफियत पर हैरत हो रही थी। मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ और मैं अभी सामिया को कॉल कर रही हूँ। उसने अपने दिल को डपट कर चुप कराने की कोशिश की, मगर बेसुध। आज जाने क्यों धड़कनें बेहंगम हो रही थी। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हो गई थी। हेलो, वो सामिया की आवाज़ ही थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामिया, मैं हुरैन बात कर रही हूँ, हुरैन अली, इस्लामाबाद से। उसने अपना तारुफ कराया। अरे आप, कैसी हैं आप? वो एकदम पुरजोश हुई। हुरैन, जो कि अजीब सी कैफियत का शिकार थी, उसके पुरजोश अंदाज पर उसने अच्छा महसूस किया। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? अल्लाह का शुक्र। आप सोच नहीं सकती कि आपकी इस कॉल से मुझे कितनी खुशी हुई है। मैं पिछले 4 माह से आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं दरअसल मिलना चाह रही थी तुम्हारे चाचू से। उसके अंदाज में झिझक थी, ऐसी झिझक जो हुरैन अली का खासा नहीं समझ सकती थी। रियली? आई मीन कब? सामिया के अंदाज से छलकती खुशी वो फ़ोन के इस पार से भी महसूस कर सकती थी। मेरे कज़िन की शादी है, उसकी शॉपिंग के लिए हमें एक दो दिन में पिंडी आना है। मैं चाचू को भी ले आऊँगी साथ। आप बताएं, आप किस टाइम और कहाँ मिल सकती हैं? दिन का या शाम का टाइम कर लो। 2 बजे के बाद मैं आम तौर पर फ्री होती हूँ। परसों का या उससे अगले दिन का प्लान है हमारा। बस 5 मिनट दे आप मुझे, मैं अभी पप्पू से कंफर्म करके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके उसने सामने बेड पर रखा था और फिर दोनों हाथों में चेहरा थाम लिया था। पता नहीं मुझे उस शख्स से मिलना चाहिए कि नहीं। वो अभी तक तज़बज़ब का शिकार थी। 5 की बजाय 10 मिनट गुजर गए, मगर सामिया की कॉल नहीं आई। इतने दिनों से अहमर की भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। न जाने क्यों वो उसे इस वक्त याद आया। तकरीबन 20 मिनट के बाद सामिया की कॉल आई थी। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई। दरअसल पप्पू से तो बात हो गई थी, चाचू का मसला था थोड़ा सा, वो बिजी थे ना। उसके फ़ोन उठाते ही वो फूली हुई सांसों के साथ शुरू हो गई थी। वो शायद कहीं से भाग कर आ रही थी। चाचू की कुछ मसरूफियत की वजह से अगले 2 दिन आना मुश्किल है। दरअसल मैंने चाचू को आपका बताया नहीं है, उन्हें सरप्राइज़ करना है मैंने। तो अगर हम इतवार को आ जाए तो आप मिल सकेंगी? इतवार को? हाँ ठीक है। कुछ सोचकर उसने रजामंदी दे दी। चले फिर डन हो गया। इतवार को दिन के 3 बजे पिंडी सदर में मिलेंगे। सदर में? किस जगह? किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में? मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी। चलो ठीक है, फिर इंशाअल्लाह 4 दिन के बाद मिल रहे हैं हम लोग। अब अगले दिन। काफ़ी दिनों से अहमद ने चक्कर नहीं लगाया। इस दिन काफ़ी अरसे के बाद वो शाम की चाय पर मम्मा के साथ बैठी थी जब उन्होंने अचानक ही ये मौजू छेड़ दिया। हाँ बिज़ी होगा, लापरवाही से कहते हुए उसने कांटे में केक का टुकड़ा फंसाया। होगा? यानी तुम्हें भी नहीं पता? चाय का कप वापस टेबल पर रखते हुए उन्होंने तीखी नज़र से बेटी को देखा। मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ क्या, जो उसकी पल पल की खबर रखूं? उसे भी माँ का बाज पर्स करना अच्छा नहीं लगा था, तभी उसके अंदाज में नागवारी उतर आई थी। तुम लोगों के दरमियान कोई नाराजगी चल रही है क्या? उनकी आंखों में बाकायदा तशवीश उतरी थी। अब ऐसा कुछ नहीं है मम्मा। कुछ तो है, मतलब? इतने अरसे से अहमर ने भी चक्कर नहीं लगाया।
तुम भी इंस्टीट्यूट से आने के बाद से सारा टाइम घर में फारिग रहती हो। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि अहमद के पेरेंट्स भी एक बार बात करके बिल्कुल चुप साध कर बैठ गए, जैसे उन्होंने कोई सवाल किया ही नहीं था हमसे। मम्मा, मैंने अहमद से कुछ टाइम मांगा है, उसके पेरेंट्स नहीं बात करेंगे अभी इस सिलसिले में। तुम्हें किस चीज़ के लिए टाइम चाहिए अब? उनके अंदाज में शदीद फिक्रमंदी और नाराज़गी थी। शादी जिंदगी भर का फैसला है, आंखें बंद करके तो नहीं कर सकती ना। तुमने अभी आंखें खोली है? अहमद और उसकी फैमिली को कई साल से नहीं देख रही तुम? पहले के देखने और अब के देखने में फ़र्क है। क्यों? अब तुम्हें ऐसा क्या नज़र आ जाएगा जो इतने सालों से नहीं आया? उनका अंदाज डपटने वाला था। मम्मा प्लीज़, मुझे अभी फैसला करने में कुछ वक्त चाहिए और मैं अपना वक्त लूँगी, वो दो टोक अंदाज में कहकर उठ गई थी। स्टूपिड गर्ल, पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। उन्होंने बेबसी से उसे जाते देखा। हाँ सामिया, पहुंच गई हूँ मैं। रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए उसने सामिया को कॉल करके बताया। कहाँ है आप? एंट्रेंस पे हूँ तकरीबन। अच्छा, आप वहीं रुके, मैं आ रही हूँ। 2 मिनट के बाद खुशी से चहकते चेहरे के साथ वो उसके सामने थी। आप आ गई? उसके अंदाज में बेयकीनी थी। हाँ, मैंने कहा था कि मैं आऊँगी। सच पूछे तो मुझे यकीन नहीं था, और चाचू को सरप्राइज से ज़्यादा इस डर से मैंने नहीं बताया कि क्या पता आप एंड में आए ही ना। इतनी बेयकीनी? उसने हैरत से उस लड़की को देखा। बस थी मुझे बेयकीनी। अब चले जल्दी से, चाचू इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो वो भी उसके हमकदम हो गई। तुमने अब तो बता दिया है ना उन्हें मेरे बारे में? पीच कलर के सादा से लिबास में मलबूस, खुले बालों में सियाह चश्मा टिकाए वो कुछ खास पुरएतमाद नहीं लग रही थी। नहीं, आ जाए। उसका हाथ पकड़कर वो टेबल्स के बीच में से गुजर रही थी। इस रेस्टोरेंट में उसकी तौका से ज़्यादा रश था इस वक्त। वो खिड़की के साथ वाली टेबल के पास आकर रुक गई थी, जहां वो उनकी तरफ पुश्त किए बैठा था। चाचू, इनसे मिले, ये है मेरी फ्रेंड हुरैन। सामिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे उसके सामने ला खड़ा किया था। उसकी नज़र उठी थी और फिर लम्हे के हजारवें हिस्से में ग्लासेस के पीछे से झांकती भूरी आंखों में शनासाई उभरी थी। बेयकीनी से वो उसे देखता हुआ उठ खड़ा हुआ था। आप? हुरैन भी उसे हैरत से देख रही थी। वो कोई ऐसी भी मामूली शख्सियत का मालिक नहीं था। वो वैसा दुबला पतला नहीं था जैसे यूनिवर्सिटी में हुआ करता था। दराज कद, मुतनासिब साख्त, सलीके से बने हुए घने खूबसूरत बालों और ग्लासेस के पीछे से झांकती हुई पुरकशिश आंखों के साथ वो उसकी तवज्जो जकड़ने में कामयाब रहा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया था, जबकि वो अभी तक वैसे ही हैरान सा खड़ा उसे देखे जा रहा था। वालेकुम अस्सलाम, उसने जैसे खुद को संभाल कर नज़रों का जाविया बदला। अब वो सामिया की तरफ देख रहा था। मुझे फूफू बुला रही है, अभी उनका टेक्स्ट आया है। आप लोग बैठे, मैं 2 मिनट में उन्हें लेकर आती हूँ, कहकर वो उल्टे कदमों वापस भागी थी। बैठिए प्लीज़। उसका लबो लहजा आज भी वैसा ही सहरंगेज था। उसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करके वो खुद भी दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया था। बैठने के बाद काफ़ी देर उनके दरमियान एक अजीब सी खामोशी हायल थी। सामिया ने बताया कि आपकी शायरी की 2 किताबें शाये हो चुकी हैं। बिला आखिर हुरैन ने उस अजनबी खामोशी के तालाब में पत्थर फेंका। आपको दिलचस्पी है शायरी में? उसकी नज़रें एक बार फिर उसके चेहरे पर जम गई थी। मेरी? नहीं, इतनी कोई ख़ास नहीं। इस लम्हे न जाने क्यों उसे अपने वहाँ आने का फ़ैसला बड़ा अहमकाना लगा। वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो रही थी। और कैसी है आप? आपकी 2 फ्रेंड्स भी हुआ करती थी, वो कैसी है? उसने जैसे उसकी कैफियत महसूस कर ली थी और अब वो उसे उसमें से निकालने की कोशिश कर रहा था। हाँ, रिदा और हिबा ठीक है दोनों। क्या कर रही है आप आजकल? अब वो मामूल के अंदाज में उससे बात कर रहा था। मैं जॉब कर रही हूँ, एजा इंस्ट्रक्टर, एक फिनिशिंग स्कूल में। क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ नहीं गई आप भी? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। कम ही लोग गए हैं उस तरफ। वैसे मेरे बैच के काफ़ी लोग गए हैं उस तरफ। मैंने खुद 2-2.5 साल प्रैक्टिस की है। आपने शायद डॉक्टर शहबाज के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट किया था। उनके काफ़ी स्टूडेंट गए थे क्लिनिकल की तरफ। आप लोगों के पास आउट होने के बाद कुछ अरसे ही
कुछ अरसे बाद डॉक्टर शहबाज भी छोड़कर चले गए थे। उनके बाद ज़रा कम ही लोग इस तरफ आ गए थे। हाँ, पता चला था मुझे उनके जाने का, लेकिन डॉक्टर ताहिरा भी तो थी वहाँ हमारे डिपार्टमेंट में। उनकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही थी। नहीं, वो यूनिवर्सिटी में इतना एक्टिव नहीं थी, और वैसे भी वो अपने हस्बैंड के क्लिनिक में बैठती थी। फिर गुफ्तगू उसी रुख पर चल निकली थी। यूनिवर्सिटी में उनके आपस में कभी कोई बात नहीं हुई थी, मगर आज इतने सालों बाद की मुलाकात में सारे हवाले यूनिवर्सिटी के ही थे। 20 मिनट के बाद सामिया आई थी। उसके साथ एक 40-45 साल खातून थी जो उसकी फुप्पू थी। हुरैन को उनसे मिलकर अच्छा लगा था। वो एक सादा मगर पुरखुलूस शख्सियत की मालिक थी। 10 मिनट मजीद उनके साथ गुजार कर उसने इजाज़त चाहिए थी, क्योंकि उन लोगों ने भी जहलम जाना था। सो वो भी उठ गए थे। रेस्टोरेंट से वो एक साथ ही निकले थे। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अभी अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, तुम ज़रूर आना। मैं कार्ड भेजूंगी तुम्हें। जी ज़रूर। वो लोग पार्किंग में खड़े थे। ओके, अल्लाह हाफिज़। सामिया और उसकी फुप्पू से गले मिलने के बाद उसने हशाम अहमद से नज़रें मिलाई थी। अल्लाह हाफिज़। इन भूरी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। वापसी में सारा रास्ता वो उस मुलाकात को ही सोचती रही थी। लफ्ज़ों से जादूगरी दिखाने वाला वो शख्स हकीकत में भी अपनी शख्सियत में एक धीमा सा सहर रखता था। हुरैन को उस सहर का हिसार अपने गिर्द खींचता हुआ महसूस हो रहा था। अब आगे। पता है, चाचू को शक हो गया था कि ये मुलाकात ऐसे भी किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं थी। अच्छा, मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कैसे जानती हूँ आपको, मेरी दोस्ती आपसे कैसे हुई। फिर क्या कहा तुमने? कहना क्या था, घुमा दिया उन्हें मैंने। उसकी हंसी उभरी। वो सारी शाम उसी मुलाकात के बारे में सोचती रही थी, और फिर रात को सामिया ने कॉल कर ली थी, और अब पिछले 15 मिनट से वो उससे फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं सोच रही थी कि आपको देखकर वो खुशी से पागल हो जाएंगे, मगर वो सोच सोच कर पागल हो रहे हैं। सारा रास्ता भी वो सोचों में ही गुम रहे। वापस आकर भी खाना भी नहीं खाया। 2 घंटे से छत पर चक्कर लगा रहे हैं। जाने क्या सोच रहे हैं। वैसे आपको नंबर दूं उनका? आप करेंगी बात उनसे? नहीं, मैं क्या बात करूंगी। उसने फौरन दामन बचाया। उन्होंने आपसे कोई बात की? मतलब अपने दिल की कोई बात? नहीं, हम लोग यूनिवर्सिटी की बातें करते रहे। हैरत है। फिर उसकी अक्सर सामिया से बात होने लगी। उसने खाकी लिफाफे में मकीज सारे खत पढ़ डाले। एक बार नहीं बल्कि कई बार, और हर बार वो उसे किसी नई जादू नगरी की सैर कराते। हकीकी दुनिया में वापस आने के बाद भी वो उसके असर से मुकम्मल तौर पर नहीं निकल पाती थी। उसने उसकी शायरी की दोनों किताबें खरीद ली थी। ना सिर्फ खरीदी थी बल्कि हुरुफ ब हुरुफ पढ़ी थी, और उन्हें पढ़ने के बाद वो खुद पे नाज़ा हो गई थी। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। उसके लबों पे हम वक्त एक मुस्कान का बसेरा होता। उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग उसकी तब्दीली को खूब महसूस करते। तुम बहुत फ्रेश लग रही हो, ये तबसरा हिबा का था। आप दिन ब दिन ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं, ये उसकी कलीग का कहना था। तुम्हारी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, ये मम्मा ने नोट किया था। गोया कि वो हवाओं में उड़ रही थी, मगर एक चीज़ उसके लिए भी हैरान कुन थी कि हशाम अहमद ने खुद उससे कोई राब्ता नहीं किया था। सामिया का बताना था कि वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है आजकल और शदीद मसरूफ़ था, लेकिन फिर भी उसका राब्ता ना करना हुरैन को उलझन में डाल रहा था। वो उसी उलझन में थी जब सामिया ने एक खबर सुनाई। मेरा और इबाद का निकाह हो रहा है अगले जुमे को, आपने ज़रूर आना है। तुम्हारा निकाह? इतना अचानक? खैरियत? हाँ, खैरियत ही है। वैसे तो ज़रार भाई की शादी थी इस माह के एंड में, मगर पता नहीं फुप्पू को क्या सूझी। अचानक उन्होंने मेरी और इबाद की बात छेड़ दी। ज़रार भाई इबाद के बड़े भाई हैं, दोनों मेरी फुप्पू के बेटे हैं। ये लोग दो ही भाई हैं। फुप्पू शायद दोनों बेटों के फर्ज से इकट्ठे ही सबकदोश होना चाहती है। तुम खुश हो? बहुत। 2 ही तो मेरी मेन ख्वाहिश थी, एक ये कि चाचू आपको मिल जाए और दूसरी ये कि मैं इबाद की हो जाऊं। दोनों ही एक साथ पूरी होने जा रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मुबारक हो फिर तो। आप बताएं, आप आ रही हैं ना अगले जुमे? जी, देखती हूँ मैं। देखना नहीं ना, आपको आना होगा। उसके अंदाज में जिद भरा इसरार था, और फिर उसने उसे मनाकर ही छोड़ा। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा।
ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।